मैं, मामू और ऋषिदा, हम तीनों ऋषिदा के मेज के रूम में बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। जूनियर पीसी सरकार, जिन्होंने कल महाज्योति सदन में मैजिक दिखाया था, उसी को लेकर बातचीत चल रहा था। इसी समय में जादवपुर थाने के ओसी जयंत विश्वास का आगमन हुआ हमारे कमरे में। जयंत बाबू किसी मुकदमे को लेकर जरूर मुश्किल में पड़े होंगे। जब पुलिस वाले को बिल्कुल भी केस का किनारा नहीं मिलता, तभी वह मदद के लिए ऋषिदा के पास आते हैं। ऋषिदा ने पहले एक मामले में जयंत बाबू की मदद की थी। उसमें जयंत बाबू के किस्मत में जुटा था एक पुलिस का पदक और ऋषिदा को एक जटिल मामले को सुलझाने का गहरा आनंद मिला था। हम तीनों को एक साथ देखकर जयंत बाबू ने बोले, क्या बात है थ्री मस्केटियर्स, क्या चर्चा हो रही है? मामू ने हम तीनों के लिए उत्तर दिया, हम थोड़ा बैठकर बात कर रहे थे। मैं आकर शायद परेशान किया। जयंत बाबू ने मामू के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए टिप्पणी की। इस बार ऋषिदा ने अपना मुंह खोला। उन्होंने कहा, जयंत बाबू, आपके चरणों की धूल तो ऐसे ही नहीं पड़ी होगी। इसका अगर उद्देश्य बताते हैं तो बहुत आभारी रहूंगा। जयंत बाबू ने ऋषिदा का टिप्पणी को हल्के में लेकर बोले, मैं बहुत फंस गया हूँ सर। कुछ भी करके एक केस को नहीं सुलझा पा रहा हूँ। इस बीच ऊपर महल से बहुत प्रेशर आ रहा है। सिर्फ आप ही भरोसा है, कुछ कीजिए आप। पहले सब बताइए, फिर ना कुछ करने के बारे में सोचूंगा। बताते हुए ऋषिदा ने हाथ से बनी सिगरेट पकड़ते हुए कहा। जयंत बाबू कहने लगे, अभी 2 दिन पहले पिछले शनिवार को लगभग 2 बजे हमारे पास थाने में एक फोन आया। 3rd बाई लेन पर आकाश गंगा नाम के घर के एक हिस्से में आग लग गई है और घर के मालिक श्री कुमार राय आग में फंस गए हैं। मैं तुरंत 2 कांस्टेबलों के साथ आकाश गंगा में उपस्थित हुआ। दमकल कर्मी अभी भी आग बुझाने में जुटे हुए थे। आग दूसरी मंजिल पर एक कमरे में लगी हुई थी। घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं छोड़ी गई। आग बुझने के बाद श्री कुमार बाबू की शव घर से बाहर निकाला गया। पूरी तरह जलकर काला पड़ गया। बाद में श्री कुमार बाबू की पत्नी ने शव की पहचान की। जयंत बाबू इतना तक कहते कहते रुक गए। ऋषिदा ने कुछ देर सोचा और कहा, मैंने जो सुना उससे ऐसा लगता है कि ये एक दुर्घटना थी। इसमें क्या मदद कर सकता हूँ मैं? जयंत बाबू ने उत्तर दिया, आप कर सकते हैं सर, आप कर सकते हैं। मैं ये भी समझता हूँ कि ये एक कोई गोलमाल नहीं है, लेकिन गड़बड़ी कहीं और हुई है। श्री कुमार बाबू ने ठीक 1 साल पहले अपने नाम पर एक बड़ी रकम का बीमा कराया था। ये लगभग 20 लाख रुपया जितना होगा। जिस दिन उनका मौत हुआ उसके पहले दिन, मतलब आखिरी शुक्रवार को, उनका बीमा का 1 साल पूरा हुआ है। और इधर ही सब समस्या है। बीमा कराने की पक्का 1 साल बाद ही बीमाकारी का मौत हो गया तो आप समझ ही सकते हैं। अब बीमा कंपनी वालों को श्री कुमार बाबू के पति को बीमा का पूरा रकम ही देना होगा। इसलिए बीमा कंपनी वाले हमारे थाने के बड़े बाबू को पकड़ा है, जिससे कि इसका ऊपर कार्रवाई अच्छे से हो। इंटरेस्टिंग। बीमा करने के पक्का 1 साल बाद ही बीमा करेगा मौत। लगता है अब थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। ऋषिदा फिर से एक सिगरेट जलाया। बिस्तर पर आधा लेटकर सिगरेट पर जोर जोर से फूंक मारा। मैं समझ गया कि ऋषिदा को जरूर किसी चीज पर संदेह हुआ है। फिर से धीरे धीरे बिस्तर पर सीधा होकर बैठकर जयंत बाबू से पूछा, श्री कुमार बाबू के घर पर अभी कौन कौन है? अभी उनके घर में उनका पत्नी,
और एकमात्र नौकर रघु ही है। घर पर आग कैसे लगा, उसके बारे में कुछ जानकारी मिला है आपको? रघु के बयान से मुझे पता चला कि श्री कुमार बाबू उस रात करीब 11 बजे दरवाजा बंद करके उस कमरे में कुछ काम कर रहे थे। रघु अपना काम खत्म करके नीचे अपने कमरे में जाकर सो गया। दिन भर काम के बाद सोने में देर नहीं होती थी। अचानक जलने की गंध से उसकी नींद खुल गई। कमरे में बाहर निकलने के बाद उसने देखा कि दूसरी मंजिल से रोशनी और धुआं आ रहा है। वो तेजी से ऊपर आया, देखा तो घर में आग लगी हुई थी। वो श्री कुमार बाबू की पत्नी को सूचित करने के लिए मालिनी देवी के पास दौड़ता है। तभी उन्हें ध्यान आया कि श्री कुमार बाबू उस कमरे में है। श्री कुमार बाबू को तुरंत खोजा गया। मालिनी देवी की बातों से पता चलता है कि श्री कुमार बाबू रात को घर में सोने नहीं आए थे। मालिनी देवी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया था। थाने में किसने फोन किया था? रघु ने किया था। मैंने आपसे लगभग सब कुछ सुन लिया, लेकिन उस जगह को एक बार जरूर देखना चाहता हूँ। एक काम करिए, आप कल सुबह पुलिस स्टेशन में रहना। लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच हम पहले वही जाएंगे, फिर हम एक साथ आकाशगंगा के लिए निकल सकते हैं। आप क्या कहते हैं? ठीक है, कल उसी समय में थाने में आपका इंतजार करूंगा। मैं अब चलता हूँ। जयंत बाबू के जाने के बाद ऋषिदा ने सिगरेट को एक लंबी मंत्रमुग्ध कर देने वाली खींच लगाई और धीरे धीरे धुआं छोड़ दिया। फिर उसने मामू की ओर मुड़कर पूछा, क्या मामू, आप कल जाएंगे क्या आकाशगंगा पर? बेशक मैं जाऊंगा। ऐसा अवसर छोड़ा जा सकता है क्या? और गुबलू, तू भी शायद आने वाला है ना? लेकिन कल तेरा सुबह ट्यूशन नहीं जाना होता? नहीं, मेरा कल सुबह ट्यूशन नहीं रहता, तो मैं 8 बजे आ जाऊंगा। अगली सुबह मैं 8 बजे से पहले ही ऋषिदा के घर पहुंच गया और देखा कि मामू मेरे पहले आ गया है। हम 9 बजे तक जादवपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे। जयंत बाबू इंतजार कर रहे थे। पुलिस जीप से निकलकर आकाशगंगा पहुंचने में हमें 5 मिनट लगे। बहुत अच्छा घर, बहुत बड़ा घर। आकाशगंगा का नामकरण सार्थक रहा। जिस कमरे में आग लगी थी उसके दाहिने ओर की दूसरी मंजिल की बाहरी दीवार तक काली हो गई थी। घर का नौकर रघु ही शायद होगा। नीचे एक कमरे में हमें बिछाया। जयंत बाबू ने उसे बोला, रघु, तुम जाकर मालिनी देवी को बता दो। जाने से पहले मैं उससे एक बार बात करूंगा और तुमसे भी कुछ पूछताछ करना है। ऋषिदा ने जयंत बाबू से कहा, जयंत बाबू, मैं पहले चला हुआ कमरा देखना चाहता हूँ, उसके बाद रघु और मालिनी देवी की गवाही उसके बाद सुनूंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, लेकिन आपको वहाँ कुछ और नहीं मिलेगा, सब कुछ जलकर राख हो गया है। ऋषिदा जयंत बाबू की बात का कोई उत्तर दिए बिना उठ खड़ा हुआ। कमरा सचमुच पूरी तरह जल गया था। खिड़कियां, दरवाजे जल गए हैं। कमरे की दीवारें काली है। जले हुए गीले पदार्थ फर्श पर फैला हुआ है। जयंत बाबू ने दिखाया कि श्री कुमार बाबू का शव कहाँ पड़ा था। ऋषिदा ने हर चीज को ध्यान से खोजा। बीच बीच में कुछ चीजें भी सूंघा। फिर वो सिर हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। चलो मालिनी देवी से बातें करते हैं। रघु हमें मालिनी देवी के घर ले आया। मालिनी देवी के कमरे में दरवाजा बंद था। रघु ने बाहर से हमारे आगमन की सूचना देने के लिए दरवाजा खोला। सफेद कपड़े पहने मालिनी देवी ने हमें अंदर बुलाया। हम जाकर
सोफे पर बैठ गए। मालिनी देवी सामने बिस्तर पर बैठ गए। रघु दरवाजे के पास खड़ा था। कमरा आधुनिक फर्नीचर से बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। देखकर ही समझ आता है कि वह कितने अमीर हैं। सबसे पहले जयंत बाबू ने मुंह खोला। मालिनी देवी, मैं समझता हूँ कि आप इस समय परेशान हैं। आपको इस समय परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन मजबूर होकर ही। मालिनी देवी बिना कुछ बोले सिर नीचे की ओर करके बैठ गई। इस बार ऋषिदा ने पूछा, आपको आग के बारे में कब पता चला? मैं सो रहा था। रघु आता है और मुझे बताता है कि घर में आग लग गई है। तो फिर आपने क्या किया? मैं अपने पति को बताने के लिए उनके रीडिंग रूम में पहुंची। मैं दूर से देख सकता था कि घर में आग लगी हुई है। मैंने तुरंत रघु को उसे ढूंढने के लिए कहा। रघु और मैंने उसे आसपास खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बाद में उनका शव उस रीडिंग रूम में मिला। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि श्री कुमार बाबा के नाम पर एक बड़ी बीमा राशि है? हाँ। आपको ये पूरा पैसे मिलेंगे? हाँ। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि श्री कुमार बाबू किस तरह का काम करते थे, यानी नौकरी करते थे या बिजनेस करते थे? वो कुछ सप्लाई का बिजनेस करते थे। मैं इससे अधिक नहीं जानता। ठीक है, अभी चलते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं बाद में आऊंगा। मालिनी देवी के कमरे से निकलकर ऋषिदा दूसरे कमरे में गई और रघु से पूछने लगी, तुम इस घर में कितने दिनों से हो? जी, केवल 1.5 साल। सिर्फ 1.5 साल? हाँ बाबू, कुमार बाबू ने ये घर 1.5 साल पहले ही खरीदा था और तब से घर में आग लगने की सूचना पुलिस स्टेशन में देने वाले आप पहले व्यक्ति हैं। हाँ बाबू, भाभी जी की कहने से मैं ही थाने और आस पड़ोस से लोगों को सूचना देता हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि घर में आग कैसे लगी? नहीं बाबू, पूरे दिन काम करने के बाद मैंने मुश्किल से अपनी आंखें बंद की। अचानक जलने की गंध से जाग गया। जब मैं ऊपर आया तो देखा कि घर में आग लगी हुई है। अच्छा, आपका बाबू किस तरह का आदमी था? वो बहुत अच्छे आदमी थे। मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। और तुम्हारी मालकिन? जब भाभी जी की बात आप उठाए तो बाबू, रघु ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बाबू के मरने के बाद भाभी जी का दिमाग खराब हो गया होगा। क्यों? तुम्हारी भाभी जी की क्या पागलपंती देखे? हम लोगों के साथ तो अच्छे से ही बातचीत किए। नहीं, वैसे नहीं बाबू, लेकिन जिस रात बाबू की मौत हुई उसके बाद वाले दिन सुबह भाभी जी ने मुझे फोन किया और कहा, रघु, तुम्हें आज से खाना बनाने का कोई जरूरत नहीं है। आप केवल बाहर ही काम करेंगे। मैं अपने घर में खाना बनाने का सारा काम करूंगी। आप खाना पकाने की गैस, बर्तन सब कुछ मेरे कमरे में रख दीजिए। मैंने भाभी जी को बहुत समझाया, भाभी ने मेरी बात नहीं सुना। मेरा खाना भी अब भाभी जी अपने हाथों से ही बनाती है। वे मुझे अपने बर्तन भी नहीं धोने देते। क्या आपने कुछ भी नोटिस किया है जो चीजें भाभी जी पहले नहीं करते थे, अब कुछ करते हैं? ऋषिदा ने रघु से पूछा। रघु ने उत्तर दिया, वो क्या है सर, जब मैं बाबू मरे हैं भाभी का दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है। शायद इसलिए भाभी जी अब घर से बाहर नहीं निकलती। घर से नहीं निकलता?
मतलब? जयंत बाबू ने आश्चर्य होकर पूछा। हाँ दरोगा बाबू, बाबू की मौत के बाद से भाभी जी घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। घर का दरवाजा हमेशा बंद रहता है। बाबू के रहते भाभी जी घर पर नहीं रहती थी। कभी शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, कभी फिल्म देखने जा रहे हैं, तो कब तक और घर पर रहते थे। अब वो भाभी जी हर समय घर का दरवाजा बंद करके बैठी रहती है। जरा सोचिए बाबू, दिमाग खराब ना हो तो कोई ऐसा करता है? ठीक है रघु, अब हम चलते हैं। चलिए जयंत बाबू, जो मुझे जानना था वो मैं जान लिया हूँ। जब हम तीनों जादवपुर थाने से होते हुए ऋषिदा के मेज पहुंचे तो 12:30 बज रहे थे। शाम करीब 4:30 बजे मैं दोबारा ऋषिदा के मेज में गया। मैं देखता हूँ कमरे में मामू भी मौजूद है। मुझे देखकर ऋषिदा बोला, अच्छा हुआ मैं और मामू तेरे घर पर ही जा रहे थे। हमें अभी आकाशगंगा में जाना होगा। क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, जरूरत है थोड़ा। जब हम तीनों सीधे आकाशगंगा पर पहुंच गए, रघु के द्वारा मालिनी देवी के पास समाचार भेज देते हैं। वो जाकर कहा कि मालिनी देवी अपने घर में बुला रही है। इस बार दरवाजा खुला था। मैं घर में दाखिल हुआ और सोफे पर बैठ गया। ऋषिदा हमारे दाहिने ओर की दीवार पर लटकी हुई तस्वीर को एक मन में देखने लगे। तस्वीर देखने के बाद जब वो सोफे पर बैठने जा रहे थे तो अचानक बाईं ओर गिर गए। मैंने और मामू दोनों ने ऋषिदा को उठाने की कोशिश की, कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि वो बेहोश हो गई है। मालिनी देवी जल्दी से बाहर जाकर रघु को पानी ले आने के लिए बुलाने लगा। मैं सोच रहा था कि ऋषिदा को अचानक क्या हुआ, थोड़ा डरा सा हुआ। तभी ऋषिदा ने अचानक अपना सिर घुमाया और अपने होठों पर उंगली रखकर हमें चुप रहने के लिए कहा। ऐसे में वो अपनी बगल के लकड़ी की अलमारी के नीचे ध्यान से कुछ देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मालिनी देवी और रघु की पैरों की आवाज सुना और फिर बेहोश होने का नाटक करने लगा। मालिनी देवी रघु के साथ लौट आई। रघु के हाथ में पानी का जग। रघु ऋषिदा को सीधा लिटाकर उनके सिर पर, गर्दन पर पानी छिड़क के जोर जोर से पंखे से हवा देते हैं। थोड़ी देर बाद ऋषिदा ने धीरे से अपनी आंखें खोली, फिर धीरे से उठकर बैठ गया। उन्होंने अचानक हुई इस दुर्घटना के लिए मालिनी देवी से माफी मांगी। मालिनी देवी ने ऋषिदा को फिर एक ग्लास हॉर्लिक्स खिलाया। ऋषिदा किसी बीमार मरीज की तरह धीरे से आकाशगंगा से बाहर आई और सिगरेट जलाया। मामू ने ऋषिदा से पूछा, मैं सोच रहा था कि तुम सचमुच बेहोश हो गए हो। इतना जोर से गिर पड़े थे, लगा तो नहीं है ना कहीं? मुझे इस तरह का छोटी छोटी बातों से नहीं लगता है। कराटे सीखने समय मुझे इस तरह का काफी अभ्यास करना पड़ा। ऋषिदा ने कहा। इस बार मैंने पूछा, आप उस अलमारी के नीचे क्या देख रहे थे? अभी तुझे वो समझ नहीं आएगा। वहां से हम सीधे ऋषिदा के मेज वापस आए। गर्म पकोड़े और चाय के साथ एक अच्छा नाश्ता हुआ। घर से निकलने से पहले ऋषिदा ने कहा, कल सुबह 6 बजे यहाँ आ जाना। मामू आप भी रहेंगे, आकाशगंगा में जाऊंगा। कल होगा इस खेल का समाप्त। मैं समझ गया कि ऋषिदा को श्री कुमार बाबू की मृत्यु में कुछ गोलमाल नजर आया है। फिर 7:30 बजे तक में मामू और ऋषिदा जादवपुर पुलिस स्टेशन पर गए। आते ही जयंत बाबू ने
तो सिपाहियों के साथ जीप स्टार्ट कर दी। जीप ठीक आकाशगंगा के द्वार पर रुकी। ऋषिदा ने इतनी देर तक एक शब्द भी नहीं कहा। उनकी आंखों से साफ लग रहा था कि वह अंदर से काफी उत्साहित थे। जीप से उतरते समय जयंत बाबू ने कहा, ऋषिदा, अब बताइए ना, अब क्या करना चाहते हैं? प्लीज जयंत बाबू, अब अपनी जिज्ञासा इतने दिनों तक दबा रखी है तो इसे थोड़ा और दबा दीजिए। मुझे आशा है कि इस पर मैं आपको एक बड़ा रिजल्ट दे सकूंगा। पहले दिन की तरह रघु ने हमें उस कमरे में ले गया। उन्होंने कहा, आप यही बैठिए, मैं भाभी जी को खबर कर रहा हूँ। ऋषिदा ने कहा, मालिनी देवी को कोई खबर नहीं देनी है, आप हमें सीधे उसके पास ले जाइए। आइए जयंत बाबू। मालिनी देवी के कमरे का दरवाजा पहले की तरह बंद है। ऋषिदा ने मालिनी देवी को बुलाया। भीतर से आवाज आई, कौन? ऋषिदा ने अपने नाम बताया। मालिनी देवी ने कहा, ओह ठहरिए, खोल रही हूँ। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद दोनों दरवाजे थोड़े खुले। उस अंतराल से मालिनी देवी ने सफेद घूंघटे से ढका हुआ अपना चेहरा बाहर निकाला और बोली, तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। हम घर के अंदर का दृश्य देखना चाहते हैं। मैंने कहा कि अभी थोड़ा मैं व्यस्त हूँ, आप नीचे 10 मिनट रुकिए, उसके बाद फिर तुमको यहाँ जो देखना है देख लेना। मालिनी देवी की बातें बहुत कठोर स्वर में कही गई थी। ऋषिदा की मदद से जयंत बाबू आगे आए। उन्होंने मालिनी देवी से पुलिस की अंदाज में गंभीर आवाज में कहा, देखिए मैडम, अगर आप सहयोग नहीं करेंगे तो हम जबरदस्ती घुसने पर मजबूर हो जाएंगे। ये काम किया। मालिनी देवी थोड़ी नरम हुई। एक बार कमरे के अंदर उसने सिर घुमाकर कुछ देखने के बाद उसने दोनों दरवाजे खोल दिए हमारे लिए। एक एक करके सभी अंदर दाखिल हुए। भय और उत्तेजना से मेरी छाती फूल रही है और मुझे लगता है कि ऋषिदा को जो संदेह भी था वही होना ही चाहिए, अन्यथा इस घोटाले का कोई अंत नहीं होगा। ऋषिदा सीधे अलमारी के पास गया। तभी सिपाही दोनों को अलमारी के पास बुलाकर अलमारी हटाने के लिए बोला। अलमारी हटते ही एक आश्चर्य चीज निकला। ये तो एकदम खुलचा सिमसिम है। अलमारी के पीछे खिड़की की तरह दीवार में एक गैप और दूसरी तरह एक कमरा है। दीवार के गैप के अलमारी ने इस तरह से बंद कर दिया था कि कमरे से ये पता ही नहीं चलता था कि अलमारी के पीछे कोई ऐसा गुप्त रास्ता भी है। ऋषिदा ने जयंत बाबू से कहा, जयंत बाबू, मुझे आशा है कि आप अपने आरोपी श्री कुमार बाबू को उस गुप्त कमरे में पाइएगा। जाइए और उसका स्वागत करिए। जयंत बाबू तो सिपाही के साथ अंदर गए थे। हम तीनों सोफे पर बैठ गए। मालिनी देवी बिस्तर के एक किनारे सिर झुकाए बैठी है। ऋषिदा ने एक सिगरेट बनाई और उसे जलाई। जब जयंत बाबू उन्हें हाथकड़ी लगाकर बाहर लाए तो ये समझना कठिन नहीं था कि वह श्री कुमार बाबू ही हैं। ऋषिदा ने कहा, चलो जयंत बाबू, चलो अब हमारा काम हो गया, लेकिन मालिनी देवी को अपने साथ ले जाना मत भूलना। वो श्री कुमार बाबू की पत्नी कम सहायक है, असिस्टेंट है। तुम्हारा मतलब क्या है? जयंत बाबू को ऋषिदा की बात समझ नहीं आई और उनसे पूछा, इसका कोई और मतलब नहीं है, ये है श्री कुमार राय उर्फ पुलिन नस्कर। वैसे अगर यही उसका असली नाम हो तो आपको याद होगा 2.5 साल पहले मुंबई के एक ज्वेलरी हाउस में एक
आदमी ने एक महिला से करीब 10 लाख रुपए का गहने और जेवरात लूट लिया था। दोनों धोखेबाज पकड़े नहीं गए। ये लोग वही हैं, मुंबई के घोटालेबाज श्री कुमार राय पुलिस नश्कर और उनकी पत्नी। यहाँ भी वे बीमा कंपनी से लाखों के पैसे लूटने आए थे, लेकिन किस्मत साथ नहीं दिया। इस बार उनकी चाल पकड़ी गई। दोपहर को मैं, मामू, ऋषिदा और जयंत बाबू ऋषिदा के कमरे में बैठे गर्मा गर्म वेजिटेबल के पकौड़े का आनंद ले रहे थे। हम सबसे संयुक्त अनुरोध पर ऋषिदा ने आज की घटना का रहस्य बताते हुए कहा, मुझे पहला झटका तब लगा जब बीमा का 1 साल पूरा होने के बाद ही श्री कुमार राय की घर में आग लगने की मौत होने का सूचना मिला। घर की जली हुई हालत देखकर मुझे समझ आ रहा है कि अगर किसी ने जानबूझकर आग लगाया नहीं था तो पूरे घर में सिर्फ एक कमरे में ही क्यों आग लगेगी। फिर मैंने रघु से मालिनी देवी के अपने हाथों से खाना पकाने और बर्तन साफ करने के बारे में सुना, जो उसने पहले कभी नहीं किया था। लेकिन गलतफहमी तब संदेह में बदल गई जब मालिनी देवी के कमरे में अलमारी के नीचे देखा। बेहतर दिखने के लिए बेहोश होने का नाटक किया और तुरंत मुझे एहसास हुआ कि अलमारी को इच्छानुसार हटाया जा सकता है और जमीन पर पहिए के निशान बना रहा थे कि ये अभी किया गया था। श्री कुमार बाबू ने बड़ी चतुराई से अलमारी बनाई। अलमारी के नीचे छोटे छोटे पहिए लगे हुए हैं। ये बाहर से अचानक समझ में नहीं आता। मैंने सोचा कि ऐसे अलमारी बनवाने का जरूरत ही क्या है। फिर क्या उसके पीछे कोई रहस्य है? बस संदेह के कारण मैं आज घर में दाखिल हुआ और पहले अलमारी हटाने को कहा। गुप्त दरवाजे पर नजर पड़ते ही रहस्य स्पष्ट हो जाता है। हालांकि मुझे शुरू से ही यकीन था कि श्री कुमार बाबू मेरे मरे नहीं थे, वो इसी घर में कहीं छुपा हुआ है। हमने ऋषिदा से पूछा, अच्छा ऋषि बाबू, मालिनी देवी हमेशा क्यों दरवाजा बंद करके रहता था और अपने हाथों से खाना बनाती थी? इसका कारण ये है कि श्री कुमार बाबू उस गुप्त दरवाजे से बाहर आए जाया करते थे। अगर मालिनी देवी ने दरवाजा बंद नहीं रखा होता तो रघु को सच्चाई पता चल जाती, और यूं कि श्री कुमार बाबू जीवित थे, इसलिए मालिनी देवी के पास 2 रास्ते थे। एक, रघु को सच बोल देने का, दूसरा खाना बनाने और सब कुछ खुद करने का। पहला काफी जोखिम भरा था, इसलिए श्री कुमार बाबू और मालिनी देवी ने दूसरा विकल्प अपनाने का विचार किया। सब तो समझ में आया, लेकिन उस कमरे में मैंने किसकी जली हुई लाश देखी? जयंत बाबू ने ऋषिदा से पूछा। आपको समझना चाहिए था कि जला हुआ शरीर श्री कुमार बाबू का नहीं है। मैं समझता हूँ कि श्री कुमार बाबू कुछ पैसा खर्च करके ये कुछ भी करके ये बेवारिश लाश का इंतजाम किया था। यदि श्री कुमार बाबू की इतनी बुद्धि का प्रयोग अगर कोई सही काम में किया गया होता तो तब तो सर हम जैसे रहस्य खोजियों को खाना नहीं मिलता और सिर्फ आपको। धन्यवाद दोस्तों, हमारी आज की कहानी सुनने के लिए। कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा आपको हमारी कहानी कैसे लगी और आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना ज़्यादा पसंद है। हम लौटेंगे हमारी दूसरे किसी कहानियों के साथ।